नमस्कार। आज हम गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। गुलाम वंश में ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण शासक था। यह भी ऐबक की भांति एक दास रहा। इल्तुतमिश का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उल्लेखनीय स्थान है। वह अपनी योग्यता के बल पर उन्नति करते करते एक साधारण गुलाम से दिल्ली का शासक बना। अधिकांश इतिहासकार उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। वह मध्य एशिया के इलवारी कबीले के तुर्क माता पिता से उत्पन्न हुआ था। उसे बाल्यावस्था में ही उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने दास बनाकर घोड़े के व्यापारी को बेच दिया। घोड़े के व्यापारी ने काजी को और काजी के पुत्रों ने जमालुद्दीन को तथा इसने ऐबक को बेचा। ऐबक ने उसे सरजनदार व अमीर शिकार बनाया। बाद में ग्वालियर का दुर्गरक्षक बना दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर उसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थीं, जैसे सल्तनत की दुर्बलता। ऐबक की मृत्यु के बाद जब लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बनाया, किंतु दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अली इस्माइल के माध्यम से इल्तुतमिश को सुल्तान बनाने के लिए आमंत्रित किया। अतः इल्तुतमिश सुल्तान बन गया और जोध के युद्ध में आराम शाह को पराजित किया और बाद में मौत के घाट उतार दिया और अपने सुल्तान पद को सुदृढ़ किया। इसी प्रकार तुर्क सरदारों ने भी उसका विरोध किया। जब वह 1211 में इल्तुतमिश सिंहासन पर आसीन हुआ, उस समय उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस समय दिल्ली सल्तनत की दशा अत्यंत शोचनीय थी। इस समय दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व लगभग नष्ट हो चुका था। उसके अधिकार में केवल दिल्ली, बदायूं, बनारस से शिवालिक पहाड़ियों का प्रदेश था। इल्तुतमिश को दिल्ली में मोहम्मद गौरी व ऐबक के समय के अनेक तुर्क सरदारों, जो राजगद्दी पर अपना अधिकार मानते थे, के विरोध का सामना करना पड़ा। उसके सामने यल्दौज और कुबाचा का भय था। इल्तुतमिश को गजनी शासक ताजुद्दीन यल्दौज व सिंध तथा मुल्तान के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा की ओर से भी खतरा था, जो हिंदुस्तान पर अपने प्रभुत्व का दावा करते थे। इनकी शक्ति का दमन करना आवश्यक था। इस समय कई राजपूत राज स्वतंत्र हो गए थे, जिनको गौरी और ऐबक के समय परास्त किया गया था और उन्होंने तुर्क प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब वे इस प्रभुत्व से इनकार कर रहे थे, जिनमें जालौर, रणथंभौर, अजमेर, ग्वालियर आदि के नाम प्रमुख हैं। इसी प्रकार बिहार के शासकों ने भी इनका विरोध किया। ऐबक के बाद अलीमर्दान ने बंगाल में अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, परंतु खिलजी सरदारों ने उसका वध कर दिया और हिशामुद्दीन ऐवाज को शासक बना दिया। बिहार में खिलजी सरदार मलिक ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इल्तुतमिश के समय उत्तर पश्चिम सीमा की असुरक्षा का भी प्रश्न था, जिसका सामना उन्होंने किया, क्योंकि इस ओर से मंगोल आक्रमणकारियों का खतरा था। मंगोलों ने ख्वारिज्म के शाह को परास्त कर दिया और वहाँ का राजकुमार जलालुद्दीन मकबनी भागकर सिंधु तट पर आ गया और मंगोल नेता चंगेज खां भी उसका पीछा करते हुए भारत की सीमा पर आ गया। दुर्बल राज्याधिकार भी उसके समय एक समस्या थी। उसके सामने राज्याधिकार को सुदृढ़ बनाने की समस्या थी, क्योंकि गुलाम इस्लामी कानून के अनुसार शासक नहीं बन सकता था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के लिए शासन व्यवस्था का गठन करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है, जो ऐबक नहीं कर सके। इल्तुतमिश ने इन सभी कठिनाइयों का निवारण किया। इल्तुतमिश ने बड़े धैर्य व साहस के साथ अपने शासनकाल में इन सभी
समस्याओं का समाधान किया। उसने असंतुष्ट सरदारों को, जो आराम शाह के समर्थक थे, उनका दमन किया और अपने नियंत्रण में कर लिया। उसने यल्दौज का दमन किया, कोबाचा का दमन किया, मंगोलों के खतरे से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की, बंगाल पर विजय प्राप्त की, पंजाब के खोखरों का दमन किया। उसने राजपूताना में भी अनेक सैनिक कार्रवाइयाँ की और उसने खलीफा से भी मान्यता प्राप्त कर ली। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में किसी गुलाम को शासक नहीं माना जाता था, इसलिए उसके पद की मान्यता खलीफा से प्राप्त करना जरूरी था, क्योंकि इल्तुतमिश एक दास था और उसका राजाधिकार दुर्बल था, इसलिए उसके लिए ऐसा करना आवश्यक था। 1229 में बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल इस्माइल मुस्तसिर ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान स्वीकार कर उसको नासिर अमीर उल मोमनीद की उपाधि प्रदान की तथा उसके लिए इस्लामी शासक की खिल्लत भेजकर उसकी सत्ता को धार्मिक एवं राजनीतिक मान्यता प्रदान की। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने पद के लिए मान्यता पत्र प्राप्त किया, जिससे उसके पद को वैधानिक मान्यता मिल गई। बनियान के अभियान में इल्तुतमिश की तबीयत खराब होने के बाद उसकी बीमारी सही नहीं हो सकी और वह 1236 में मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसने भारत के नवोदित मुस्लिम राज्य को छिन्न-भिन्न होने से बचा लिया। इल्तुतमिश का 26 वर्षीय शासनकाल महत्वपूर्ण सफलताओं से युक्त रहा। उसने भारत के नवनिर्मित दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसके द्वारा किए गए शासन व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। उसने एकता प्रथा प्रारंभ की। वह भारत में एकता प्रथा प्रारंभ करने वाला प्रथम शासक था। एकता दो प्रकार के होते थे, छोटा एकता, बड़ा एकता। छोटा एकता भू राजस्व अनुदान को कहा जाता था, जबकि बड़ा एकता प्रांत को कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से दिल्ली सल्तनत को अनेक एकताओं में विभाजित कर दिया और प्रत्येक एकता में प्रशासन चलाने के लिए अपने विश्वासपात्र अधिकारियों को वहां भेजा, जिसे इक्तेदार कहा जाता था। इक्तेदार के 3 प्रमुख कार्य थे: अपने अंतर्गत एकता में शांति व व्यवस्था बनाए रखना, एकता का भू राजस्व वसूल कर केंद्रीय सरकार को भेजना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सेवा प्रदान करना। इसी प्रकार इल्तुतमिश ने 40 गुट का गठन किया, जो उसके प्रशासनिक सहयोग के लिए रखे गए थे। इल्तुतमिश द्वारा अपने कुछ विश्वासपात्र तुर्कदासों का जो दल गठित किया, उसे ही 40 गुलामों के दल के नाम से जाना जाता है। इसे तुर्कान चेहलगानी भी कहा जाता है। जियाउद्दीन वर्नी द्वारा अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही में इसे तुर्कान चेहलगानी के नाम से बताया गया है। इल्तुतमिश ने केंद्रीय प्रांतों में सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर इस गुट के सदस्यों को नियुक्त किया, जो प्रशासन चलाने में बड़े मददगार साबित हुए, किंतु बाद में बलबन द्वारा इसका दमन कर दिया गया। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम मुद्रा प्रणाली को अपनाया। उसके यहाँ 2 नए सिक्के जारी किए, जिन्हें टका और जीतल कहा जाता है। टका चांदी का सिक्का होता था, जिसका वजन 175 ग्राम था, जबकि जीतल तांबे का सिक्का था। एक टके में 48 जीतल होते थे। बाद में ये दोनों सिक्के पूरी सल्तनत काल में प्रचलित रहे। इन मुद्रा सुधारों के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार ब्रिटिश नेल्सन राइट ने बड़ी प्रशंसा की है और उसे बहुत बड़ा मुद्रा विशेषज्ञ बताया है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपने उत्तराधिकार अपने जीवन काल में ही नियुक्त कर दिया था, जिससे उत्तराधिकार को लेकर उसके पुत्रों में संघर्ष न हो। इस प्रकार उसने अपने वंश की स्थायी नींव डाली, अपने वंशाधिकार को सुरक्षित रखा। इस प्रकार इल्तुतमिश ने
न केवल अपने प्रतिद्वंदी शक्तियों का दमन किया और उन प्रदेशों पर पुनः दिल्ली सल्तनत में मिलाया जो ऐबक की मृत्यु पर स्वतंत्र हो गए थे, बल्कि दिल्ली सल्तनत के लिए सुदृढ़ शासन व्यवस्था का भी गठन किया, जिसके आधार पर ही डॉक्टर R.P. त्रिपाठी, डॉक्टर ईश्वर प्रसाद और बुल्जे हैग आदि इतिहासकारों ने इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है। प्रोफेसर ABM हबीबुल्लाह के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं संप्रभुता की रूपरेखा बताई थी। इल्तुतमिश निस्संदेह उसका पहला सुल्तान था। R.P. त्रिपाठी लिखते हैं, भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्रीगणेश उसी से होता है। डॉक्टर R.K. निजामी के शब्दों में ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनाई थी, परंतु इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था, एक शासक वर्ग प्रदान किया। इसी प्रकार सर बुल्जे हैग लिखते हैं कि इल्तुतमिश ही दास सुल्तानों में सबसे उच्च पद ग्रहण करने का अधिकारी है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का गुलाम शासक के रूप में माना जाता है। उसने मिनहाज सिराज और रूहानी को संरक्षण दिया। उसने 2 कॉलेज जामिया मिलिया की स्थापना की। उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया तथा कुछ मस्जिदों का भी निर्माण कराया। इल्तुतमिश अपनी न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता है। उसने अपने महल के बाहर कई घंटे लगवा दिए थे और कोई भी फरियादी इन्हें बजाकर सुल्तान के आने का अपनी फरियाद रख सकता था। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इल्तुतमिश न केवल प्रशासनिक या राजनीतिक दृष्टि से एक योग्य शासक था, बल्कि वह एक सांस्कृतिक रुचि रखने वाला भी शासक था, जिसने अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य भी कराए, विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। इल्तुतमिश के बाद उनके कई वंशजों ने दिल्ली पर शासन किया, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।